जैसे नारियल में स्ट्रो डाल के चूसा जाता है, उस तरह से लालू नीतीश ने बिहार को चूस लिया है, बीजेपी ने चूस लिया है। तो उसको ठीक से करने के लिए 10 साल का कम से कम टाइम लगेगा। उसकी शुरुआत मतलब फर्स्ट ईयर से ही आपको समझ में आ जाएगा। तेजस्वी यादव जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको जिस बात पे घमंड है कि यादव जाति के लोग, यादव जाति के लड़के, यादव जाति के जो बुजुर्ग हैं उनको समर्थन करेंगे, वो किस आधार पे आशा रख रहे हैं ये बताइए। यही ना कि वो जाति के लोग हैं, लेकिन जाति के लोगों ने आपके ना पिताजी ने कुछ दिया। लालू यादव ने बिहार के जो यादव समाज है, चाहे बैकवर्ड समाज है, उसको बोलने का हक दिया कि हर जगह बोल सकता है। लेकिन बोलने से काम नहीं ना चलेगा, बोलेंगे तब ना कि जब पेट में खाएंगे, खाएंगे तब ना जब कमाएंगे। तो रोजगार के कोई अवसर नहीं दिए। दूसरा चीज, खाएंगे तो अनर्गल नहीं ना बोलना है, बोलना है हमें कुछ अच्छे बात बोलना है। तो अच्छे बात बोलने के लिए हमको पढ़ाई जरूरत है, तो शिक्षा नहीं दिया। लेकिन पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो चाहता था कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ की युवा जो जब तक जी हालत में रहेंगे तब तक हमको जाति, धर्म, मजहब के आधार पर वोट देते रहेंगे। यादव के नाम पर लालू यादव को वोट देते रहेंगे और कुर्मी के नाम पर नीतीश को वोट देते रहेंगे, और जो भी यहाँ का जनरल कास्ट है, जो अपर कास्ट है, वो बीजेपी को पसंद करता रहेगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह आज एक और नई कहानी और नए मेहमान के साथ आप सबके बीच प्रस्तुत हैं। आइए इनसे बात करते हैं। एक जनसुराज के युवा प्रखंड अध्यक्ष हैं नोखा विधानसभा क्षेत्र से। तो आइए इनसे परिचय जानते हैं। सब स्वागत है सर हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है बलजीत सिंह यादव और मैं नोखा का युवा अध्यक्ष हूँ और नोखा विधानसभा का संभावित प्रत्याशी हूँ। बलजीत सिंह यादव जनसुराज में ये कुछ हजम नहीं हुआ, क्योंकि यादव वोट बैंक पहले से आरजेडी कर रहे हैं और कांग्रेस कर रहे हैं। देखिए, किसी भी वोट बैंक पर किसी भी पार्टी का, किसी भी नेता का कोई ठेकेदारी नहीं है, ठीक है। अगर जब तक किसी भी समाज का किसी दल ने हितों की पोषित किया तब तक वो उसमें रहता है। लेकिन अब समय और परिस्थिति बदल चुकी है। जब लालू यादव के साथ तब तक यादव थे जब तक यादव को आवाज़ नहीं मिला था, लेकिन आवाज़ और सम्मान सब कुछ मिलने के बाद अब शिक्षा और रोजगार की बात है। इस बिहार में जो भी दल शिक्षा और रोजगार की बात करेगा, उसके साथ बिहार का कोई जातीय समीकरण नहीं, जात नहीं, पूरा जमात जाएगा। तो हमारे यहाँ जो प्रशांत किशोर जी हैं, ये पूरे जमात को लेकर चलने वाले लोग हैं। ये हर जात के जो युवा हैं, हर जात के जो बेरोजगार लोग हैं, वो सभी लोग इनसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि बिहार में एक ऐसी व्यवस्था पहली बार आ रही है जो पलायन पे बात कर रही है, जो महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए बात कर रही है, जो बुजुर्गों का पेंशन बढ़ाने के लिए बात कर रही है, जो शिक्षा पे बात कर रही है। ये बात महिलाओं पे जहाँ तक बात करने का बात कर रहे हैं, वो तो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। पलायन की बात कन्हैया कुमार कांग्रेस से जो है वो कर रहे हैं। नीतीश कुमार बुजुर्ग पे बात कर ही रहे हैं, वृद्धा पेंशन दे ही रहे हैं। फिर ये किस तरह का अलग बात कर रहे हैं? देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि दो बातें हैं कि एक वो आदमी बात कर रहा है जो पहले से शासन चला चुका है। नीतीश जी बात कर रहे हैं, वो 20 साल शासन चला चुके हैं। इसका मतलब वो फिर भी बात कर रहे हैं तो वो काम कर नहीं पाए। उनको मौका मिला 20 साल शासन में रहने का, वो कर नहीं पाए। फिर कह रहे हैं कि फिर एक बार 5 साल दीजिए। उसी तरह से आरजेडी की बात है, लालू यादव, तेजस्वी यादव की बात है, तो वो भी 15 साल शासन चला चुके, लेकिन वो कभी कभी साथ में रहे भी, नीतीश की सरकार में साथ में रहे, फिर भी ये सब चीज़ें पूरी नहीं हुई। तभी तो आज उनको ये बात करना पड़ रहा है। नहीं तो अगर कर चुके होते तो उनको ये बात क्यों करना पड़ता? जिस तरह से तेजस्वी जी ने महिलाओं की बात की है, जैसे एक उन्होंने बात कहा है कि महिलाओं को 2500 रुपया हम देंगे हर महिला को, ये पूरी माई बहन योजना के तहत। तो ये पूरी तरह से झूठी बात है। यही तो पूरे देश के दल, चाहे वो मोदी जी से स्टार्ट हुआ और आज तेजस्वी और नीतीश के साथ चल रहा है, कि चुनाव जब भी आता है तो झूठे वादे कर देते हैं। उनके काउंटर में ऐसा कोई लीडर था ही नहीं बिहार में या फिर देश लेवल पे कि वो उनके बातों का जवाब दे पाए। जैसे इन्होंने कहा कि 2500 रुपया हम हर महिला को देंगे। बिहार का बजट को अगर पूरी तरह से एनालिसिस किया जाए तो बिहार के बजट में इतनी ताकत ही नहीं है कि बिहार जैसे इस गरीब स्टेट में सारे महिलाओं को 2500 रुपये दिया जा सकता है। तो इसका काउंटर प्रशांत जी ने डे 1 किया कि आप ऐसा कैसे देंगे, इसका ब्लूप्रिंट दीजिए। दूसरा बात झूठ है बोला तेजस्वी यादव ने कि हम 10 लाख लोगों का रोजगार देने की बात बोले थे और लगभग 5 लाख लोगों को दे चुके। उन्होंने कहा ठीक है, आपने 5 लाख नहीं, हम मान लेते हैं 6 लाख लोगों को दे दिया। तो वो जैसे 10वां क्लास का रिजल्ट छप के आता है अखबार में, उसी तरह से आप दे दीजिए कि किन किन लोगों को दिया।
सच्चाई तो यह है कि इन लोगों ने 40 से 50 हजार लोगों को भी रोजगार नहीं दिया है, मतलब नौकरी नहीं दिया है। जो पहले से नियोजित शिक्षक थे वो ही फिर से प्रमोट होके सरकारी शिक्षक में उनका केवल बदला है, नौकरी का एक जो स्टाइपेंड होता है वो बदला है बस केवल। आप जनसुराज में कैसे जुड़े, जनसुराज को ही क्यों पसंद किया? जनसुराज में जुड़ने से पीछे मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था दिल्ली में। उसके बाद में कोरोना काल में मेरी पढ़ाई छूट गई, उसके बाद मैं जुड़ा, यहाँ आया बिहार में, कुछ बिजनेस कर रहा था। बिजनेस के दौरान एक सोशल संगठन चला रहा था जिसका नाम था चाह एक राह नई मंजिल की ओर। ये सामाजिक संगठन था, सैनिटेशन पे काम करता था, अवेयरनेस पे काम करता था, पॉलिटिकल अवेयरनेस पे, उसके बाद में आपको शिक्षा पे काम करता था। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे थे। तब तक राहुल गांधी से भी कुछ दिन के लिए जुड़े हुए थे। उनका जो पद यात्रा, कांग्रेस में भी काम जी पद यात्रा था, तब उनसे जुड़े हुए थे। और हम औरंगाबाद के प्रभारी थे और जो बिहार के सचिव हुए थे, महासचिव थे। लेकिन देख रहे थे कि कांग्रेस जैसे संगठन, आरजेडी जैसे संगठन में मतलब संगठनात्मक स्तर पे कोई भी ऐसा चीज नहीं हो रहा है। जो पुराने लीडर जो जुड़ गए हैं वो अपनी ही बात की मनमानी चलाते हैं। जो नए लोग जुड़ रहे हैं, कुछ इनपुट देना चाहते हैं, समाज में कुछ बेहतरी करना चाहते हैं, उसके लिए उन सभी संगठनों में कोई जगह नहीं है। तब जब जनसुराज बना, जब पदयात्रा चल रहा था, तो प्रशांत जी से तो हम लोग पहले से भी इंस्पायर थे। ये जो बात कर रहे थे, दूसरे दलों को जिस तरह से गाइड कर रहे थे, तो लग रहा था कि एक लड़का है जो बिहार का है और यहीं हमारे बगल के ही हैं, कुनार के हैं, तो अच्छा लगता था कि हमारे अगल बगल का एक आदमी एक इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। कभी मिलने जुलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही पद यात्रा के बाद में ये दल बना, तो दल के लोगों ने हम लोगों जैसे युवाओं को कंसल्ट किया और सारी बातों को सोचने समझने के बाद, प्रशांत जी के स्पिरिट को देखने के बाद कि नहीं, ये व्यक्ति आया है बिहार में केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया है, इसमें आमूलचूल बदलाव के लिए आया है। इनकी बातों को बहुत दिन तक हम लोग ऑब्जर्व किए, उसके बाद में जुड़े, और जुड़े हैं तो हम पक्का जनसुराजी हैं। आपने बताया कि आप संभावित उम्मीदवार भी हैं नोखा विधानसभा से। अगर नोखा विधानसभा से आपको चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो नोखा विधानसभा में सबसे बड़े मुद्दे क्या है आपकी नज़र से? देखिए, सबसे जो बड़े मुद्दे हैं नोखा में, वो जो प्रशांत जी 5 चीज़ों पे उठा रहे हैं, वो पूरे बिहार के सबसे बड़े मुद्दे हैं। पहला मुद्दा पलायन है। ये कोई भी विधानसभा में चले जाइएगा, यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे जो गार्जियन हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो बाहर जाके जिस जहालत की ज़िंदगी में वो 10-15 हज़ार की रोजी रोजगार कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में 2 चीज़ों का पलायन हो रहा है। एक तो बुद्धि का पलायन हो रहा है, और जो बैंक अपने यहाँ जो हम लोग पैसा जमा करते हैं उसको दूसरे राज्यों में भेज के वहाँ के उद्योगपतियों का हेल्प तो कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं कर रहा है। ये सरकार के पास ऐसा पावर होता है कि आप अपने बैंकों के पैसे को एक लिमिट पैमाने 70-75% तक आप अपने यहाँ लोगों को ऋण देने में सरकार पुशअप कर सकती है। मैं नहीं जानता था, लेकिन प्रशांत जी के आने के बाद ये पब्लिक डोमेन में आ गया कि ऐसा हो सकता है। लोगों को समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा जरूरत है पलायन रोकने की जरूरत है। यहाँ रोजगार, अब अगर हमको 15,000 रुपया लुधियाना मिलता है, अगर हमको 8,000 रुपया यहाँ भी मिले, तो मैं 8,000 रुपये के साथ साथ और भी अपना बिजनेस कर सकता हूँ। क्योंकि जितने छोटे कमरे में हम लोग लुधियाना पंजाब में रह रहे हैं, उससे 3 गुना बड़े कमरे में हम यहाँ भूसा रखते हैं, लेकिन भूसा रखने वाले कमरे का यहाँ कोई कीमत नहीं है, लेकिन एक छोटे से वहाँ दरबा जो है उसमें हम लोग 4-5 लोग रहते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। दूसरा मुद्दा जो इन्होंने कहा कि बुजुर्गों का पेंशन 400 जो भीख दे रही है सरकार इतने दिनों से इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी जिहालत की स्थिति है, इनका जब तक पेंशन नहीं बढ़ाया जाएगा, ये लोग गरिमामय तरीके से अपना जीवन कैसे जी रहे होंगे। एक तरह से नहीं होता कुत्ते को 2 रोटी फेंक दिया और किसी तरह से जी रहा है, इनके दरवाजे भी चला गया, उनके दरवाजे भी चला गया। तो वो उस स्थिति में निकलेंगे बुजुर्ग, जब वो फाइनेंशियली फ्री होंगे तो वो अपने बच्चे को सलाह भी दे रहे होंगे कि बेटा क्या पढ़ाई कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उनमें सारी चीजें हैं। लेकिन पैसे के अभाव में बिहार की पूरी चेतना दब चुकी है, ये चीज। तीसरा जो प्रशांत किशोर का मुद्दा है कि महिलाओं का जो सस्ता ऋण प्रोवाइड करेंगे, इसके माध्यम से क्या होगा कि किसी भी कास्ट की महिला हो, चाहे यादव की महिला हो, चाहे मुसलमान की महिला हो, चाहे कोई भी महिला हो, वो बिजनेस करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पूंजी बैंकों से प्रोवाइड होगा। और वो भी किस शर्त पे होगा? सरकारी गारंटी पे होगा। तो सरकारी गारंटी पे होगा, उससे पहले प्रशांत जी ने कुछ सोचा ही होगा कि भाई जिसको पूंजी दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा, उसको कुछ ट्रेनिंग भी दिया जा सके, तभी तो वो काम करेगा, नहीं तो पूंजी डूब जाएगा। तो वो चीजें हो गई। तीसरा बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी समाज में आगे बढ़ने के लिए, बच्चों को, ऐसे बिहार जैसे
बिहार का जो समाज है उसमें 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जो निःशुल्क और विश्व स्तरीय शिक्षा है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन और पांचवा चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो किसानों को जो मनरेगा के मजदूर प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री में, वो चीज़ें हैं 5 चीज़ों के अलावा जो आपका मूल सवाल था कि नोखा विधानसभा में और क्या चीज़ें हो सकती हैं। नोखा विधानसभा में बहुत ज़्यादा टैलेंट है खेल के क्षेत्र में। वहाँ एक बढ़िया स्टेडियम बनना चाहिए, इंडोर स्टेडियम बनना चाहिए, आउटडोर स्टेडियम जिसमें क्रिकेट हो सके, फुटबॉल हो सके, इसके अलावा इंडोर वॉलीबॉल जैसे गेम हो सके, बैडमिंटन हो सके, उसके लिए युवाओं को प्रेरित किया जाना चाहिए। जगह जगह जो बड़े बड़े स्कूल हैं वहाँ कम से कम हम लोग छोटे छोटे एक एकेडमियाँ स्थापित करेंगे, चाहे वो प्राइवेट लोगों को इम्पोज करके किया जाए या फिर सरकारी रूप से हो जाए तो हो जाए। बिहार की उस जनता को कभी हाथ पकड़ के ऊपर लाने का प्रयास नहीं किया जो उनका वोटर था। भाई यादव ने अब तक वोट तो दिया ही ना है, मुसलमानों ने उनको वोट तो दिया ही ना है, तभी तो इतना सीट आता है उनको। अभी पिछले चुनाव तक सीट आता है उतना, अगर 75-80 सीट आता है तो कहाँ से आता है। इस बार क्या होगा? इस बार उनका सीट 30 से नीचे होने वाला है मेरी समझ जहाँ तक है, और जन स्वराज यहाँ 2025 में पूरी तरह सरकार बनाएगा। जन स्वराज में हमने देखा है कि अधिक युवा है, क्या जन स्वराज सिर्फ युवाओं को प्रेरित करता है अपने पार्टी में शामिल करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जन स्वराज में सभी हर तरह के एज ग्रुप के लोग हैं, केवल युवा नहीं है। युवा इसलिए उत्साहित है और ज़्यादा अपने से इसलिए जुड़ रहा है कि कई कार्यक्रम हैं जन स्वराज के। सबसे बड़ा चीज़ है, देखिए आज के समाज में अगर आप ट्रेंडिंग बिजनेस को नहीं पकड़िएगा तो आप हरदम पीछे रहिएगा। ट्रेंडिंग बिजनेस क्या है? जिसमें बिना इन्वेस्टमेंट के आप पैसा कमा सकते हैं, और पैसा थोड़ा मोड़ा नहीं, आप 10,000 से लेकर 10 करोड़ तक पैसा कमा सकते हैं। वो है सोशल मीडिया। थोड़ा सा बताइए इसको डिटेल में। तो सोशल मीडिया में आप हर कोई जो युवा है भाई वही तो मोबाइल चला रहा है, उसी के पास तो आईफोन और एंड्रॉइड फोन है, तो वो अपना रील तो देख रहा है, लेकिन उसको ये चेतना नहीं है कि इस रील को जो देख रहे हैं इससे पैसा भी कमाया जा सकता है। पढ़ा लिखा भी है, उसको थोड़ा सा आवाज मिल जाए, अगर थोड़ा सा उसको ये एहसास हो जाए कि मैं जिस टाइप का हूँ, जिस टाइप का दिखता हूँ, जिस टाइप का बोलता हूँ, उस फॉर्म में भी लोग मुझे पसंद कर सकते हैं। और युवाओं की खासकर इसमें इसलिए है कि बुजुर्ग जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो सोशल मीडिया से थोड़ा उतना अटैच नहीं कर पा रहे अपने आप को, केवल वो रील देख ही पा रहे हैं अभी तक जो हम देख पा रहे हैं। लेकिन जो युवा हैं वो रील बना भी रहे हैं, डाल भी रहे हैं, उनमें क्षमता है सीखने की, तो सीख सकते हैं और कर सकते हैं। अगर कोई यूथ जुड़ना चाहता है जन स्वराज से, उसके लिए क्या कहिएगा आप? मैं यूथ से ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप राजनीति स्टार्ट कर सकते हैं, समाज में अपना प्रभाव जमा सकते हैं, और यहाँ से जुड़ के कुछ पैसा भी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है। और पटना में जैसे बिहार सत्याग्रह आश्रम में भी सोशल मीडिया की सामान्य ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उसके माध्यम से भी एक आप प्रभावशाली व्यक्तित्व बन सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़, जब बिहार में बदहाली के खिलाफ जब युद्ध स्टार्ट हुआ था, जब गरीबी के खिलाफ युद्ध स्टार्ट हुआ था, उस समय आप इसके सहयोगी बन सकते हैं। भविष्य में जब भी बिहार का इतिहास लिखा जाएगा उसमें जन स्वराज के साथ साथ आपका भी नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा। मेरी अपील है युवाओं से कि अधिक से अधिक संख्या में इस मुहिम से जुड़े और बिहार में रोजगार और जो बदहाली है इसको दूर करने में अपना सहयोग दें।